नमस्कारम बच्चों। तो दो कैरेक्टर्स हमने पढ़ लिए थे पिछले क्लास में, है ना, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। और ये दोनों डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं थे, तो दो कैरेक्टर्स हमने पढ़ लिए लिविंग के। और अब हम तीसरा कैरेक्टर पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम ये जानना चाह रहे थे कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, यानी जीवित है या फिर आजीवित है। ये चीज हमें देखना है, उसके लिए हम कैरेक्टर्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो दो कैरेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरा कैरेक्टर पढ़ेंगे। और तीसरा कैरेक्टर है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेल से बना हुआ। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। अब जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एक खासियत है कि ये एक डिफाइनिंग फीचर है। इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि डिफाइनिंग फीचर होता क्या है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक तरह का डिफाइनिंग फीचर है। अब ये डिफाइनिंग फीचर है तो हम इसको देख के ये कह सकते हैं कि अगर किसी चीज के पास सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वो सेल से बना हुआ है, तो वो 100% लिविंग है। और अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब वो सेल से नहीं बना है, तो वो 100% नॉन लिविंग है। ये होता है डिफाइनिंग फीचर। ठीक, तो जब डिफाइनिंग फीचर हमने बोल दिया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब अगर किसी चीज के अंदर सेल पाई जा रही है तो 100% लिविंग होगा, नहीं पाई जा रही तो वो 100% नॉन लिविंग होगा। ठीक है, अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है वायरस का। कई बार आपसे पूछा जाता है कि वायरस लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो वायरस जो है बेसिकली नॉन लिविंग है। वायरस इज नॉन लिविंग। और वायरस नॉन लिविंग क्यों है, ये हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। देखो, वायरस में दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है प्रोटीन और उसके अलावा आरएनए या फिर डीएनए। मतलब प्रोटीन या फिर आरएनए होगा और प्रोटीन या फिर डीएनए होगा। ठीक है, यही दो कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं वायरस के अंदर, प्रोटीन के साथ आरएनए या फिर प्रोटीन के साथ डीएनए। तो यहाँ पे वायरस के पास सेल नहीं पाई जाती है, कंप्लीट सेल नहीं पाई जाती है। तो इसी वजह से वायरस के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी सेल नहीं पाई जा रही। और इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि वायरस जो है वो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो वायरस इज नॉन लिविंग बिकॉज इट इज नॉट मेड ऑफ सेल। नॉट मेड ऑफ सेल, क्योंकि वो सेल का बना हुआ नहीं है। ठीक है, इसी वजह से वायरस को नॉन लिविंग हम बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा पहला फीचर ऐसा दिखा जो कि डिफाइनिंग फीचर है। बाकी दोनों कैसे थे? नॉन नॉन डिफाइनिंग थे, है ना। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तीन फीचर्स हमने पढ़ लिए। अब चौथे फीचर पे आ जाओ। चौथे फीचर का नाम है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो चौथा फीचर है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस that are occurring in our body। देखो बच्चों, जो हमारी बॉडी है ये हजारों तरह के केमिकल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, हमारी बॉडी में प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। वाटर भी एक तरह का केमिकल हम कह सकते हैं, है ना, एक तरह का कंपाउंड ही है वो भी। तो हमारे बॉडी में कई सारी रिएक्शंस चलती रहती हैं। फूड का तोड़ना, फूड को तोड़ के उसके उसमें से एनर्जी निकालना, ये सारी रिएक्शंस हमारी बॉडी में चलती रहती हैं। ठीक है,
और इन सारी रिएक्शन को मिला के सम टोटल यहाँ मतलब होता है कि इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में अकर हो रही हैं, चल रही हैं, अकरिंग मतलब चल रही हैं जो हमारी बॉडी में, उनको मिला के हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और जो मेटाबॉलिज्म है, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है मेटाबॉलिज्म, ठीक। तो मेटाबॉलिज्म भी एक तरह का डिफाइनिंग फीचर है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमारी बॉडी में चल रही हैं, और वो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, ठीक है। मतलब किसी चीज़ के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है तो फिर उसको हम लिविंग कह देंगे, जिसके अंदर नहीं चल रही है उसको नॉन लिविंग कह देंगे। लेकिन मान लीजिए ये हमारी लैब है स्कूल की, ठीक है। वैसे तो बहुत कम ही स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें लैब देखने को मिलती है, लेकिन मान लेते हैं ये लैब है हमारी, और लैब में हमारे पास एक ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ केमिकल्स को डाल रखा है, ये कुछ केमिकल्स हैं हमने डाल रखे हैं जो कि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक रिएक्शन चल रही है। अब क्योंकि मेटाबॉलिज्म में जो रिएक्शन चलती है उसके हिसाब से हम बोल देते हैं कि कोई चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो क्या यहाँ पे हम इसको टेस्ट ट्यूब को लिविंग बोल देंगे क्या? एक बार अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो। इस टेस्ट ट्यूब को हम लिविंग कह सकते हैं क्या? क्योंकि रिएक्शंस तो यहाँ पे भी चल रही है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने मान लीजिए 10 केमिकल मिला दिए, दसों केमिकल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये जो टेस्ट ट्यूब है ये लिविंग कहलाएगी क्या? एक चीज एक बार अपने दिमाग में एक बार सोच के देखिए कि क्या ये लिविंग होगी। तो आंसर है नहीं, है ना। देखो, नहीं का रीजन क्या है, पहले मैं रीजन बता देता हूँ, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड केमिकल रिएक्शंस occurring in a test tube, टेस्ट ट्यूब ले लो या फिर कुछ भी ले लो, एक ग्लास में करा लो, इन अ टेस्ट ट्यूब आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। एक सेकंड, इनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। और मैं आपको, जब तक मैं लिख रहा हूँ मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बार सोचो क्यों नहीं कह सकते इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है, और अगर मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है तो हमें 100% कंफर्म होना चाहिए कि ये लिविंग है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम इसको क्यों नहीं कह सकते? तो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे एक फीचर मिसिंग भी है। वो फीचर जो मिस कर रहा है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अगर सेल के अंदर ये रिएक्शंस हो रही होती तो हम इसको कह देते कि हाँ ये लिविंग है, ठीक है। अगर यहीं पे टेस्ट ट्यूब जो है ये एक तरीके से सेल होती, अगर ये टेस्ट ट्यूब एक तरीके की सेल होती तो हम 100% बोल देते कि ये लिविंग है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी सेल के बाहर रिएक्शन चल रही है, और अगर सेल की बाहर रिएक्शन चल रही है तो हम उसको लिविंग नहीं कह सकते। तो जो आइसोलेटेड केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं एक टेस्ट ट्यूब में, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हालांकि जो रिएक्शन है वो लिविंग है। हाउएवर रिएक्शन इज लिविंग प्रोसेस, रिएक्शन एक लिविंग प्रोसेस है, बिल्कुल। हमारे अंदर भी चल रही है, उसके अंदर भी चल रही है, टेस्ट ट्यूब के अंदर भी, है ना। तो रिएक्शन जो हो रही है वो एक लिविंग थिंग नहीं है, मतलब एक लिविंग चीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, जिसे कहते हैं आप किसी तरह का जीव जंतु नहीं है। लेकिन जो रिएक्शन है वो लिविंग है, मतलब रिएक्शन एक लिविंग प्रोसेस है। लेकिन अगर आप कह देंगे कि यार टेस्ट ट्यूब जो है लिविंग है क्या, तो टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं है, ठीक है। तो रिएक्शन को हम लिविंग प्रोसेस कह सकते हैं, प्रोसेसर लिख दिया मैंने, सॉरी, है ना। रिएक्शन को हम लिविंग प्रोसेस कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन जो चल रही है वो एक लिविंग प्रोसेस है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, ठीक है। किसी तरह का ये जीव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सेल का नहीं बना है, ठीक है। तो ये हमारा मेटाबॉलिज्म था। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सिंपल भाषा में भी लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जेशन इज एब्सेंट। यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो चार हमने पढ़ लिया, अब पांचवे पे आ जाते हैं। पांचवा और आखिरी कैरेक्टर जो कि है कॉन्सियसनेस। ठीक है, कॉन्सियसनेस क्या होता है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आसपास के, अपने सराउंडिंग के, अपने इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर होते हैं। अवेयर मतलब इन द सेंस, जैसे कि अभी अगर गर्मी बढ़ जाए तो मैं क्या करूंगा, एकदम हल्के कपड़े पहनूंगा, ऐसे कपड़े पहनूंगा जो कि बहुत ही हल्के हों, जिनमें आराम से कंफर्टेबल रह सके। लेकिन अभी ठंडी आ जाए, बहुत ही ज़्यादा ठंडी, तो मैं स्वेटर पहन लूंगा। तो यहाँ पे जो हमारे आसपास के फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, इन सब चीज़ों के हम क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अवेयर होते हैं, ठीक है। हम इस चीज़ के अवेयर रहते हैं कि हमारी सराउंडिंग में क्या हो रहा, उस अकॉर्डिंग हम अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, ठीक है। तो यही होती है कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू सेंस आवर सराउंडिंग। हम अपने सराउंडिंग्स को सेंस करते हैं। जहां पे हमें लगा कि मार होने वाली है, हम वहां से तुरंत भाग लेते हैं, है ना। एबिलिटी टू सेंस आवर सराउंडिंग्स एंड रेस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट में रेस्पॉन्स देते हैं, अपना कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स देते हैं। एक सेकंड। या फिर सिंपल भाषा में बोला जाए, बीइंग अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग, ठीक है। अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग। एक बार कमेंट में ये बता देना कि राइटिंग किस लेवल की आ रही है, ठीक है, क्योंकि पेपर पे लिखना तो बहुत आसान होता है, इस पे लिखना थोड़ा टफ हो जाता है। सराउंडिंग, ठीक, बीइंग अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग, इसी को हम कॉन्सियसनेस कहते हैं। अब कॉन्सियसनेस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है ह्यूमंस का, सॉरी ह्यूमंस मैं कह रहा हूँ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। तो कॉन्सियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है, मतलब हम कह सकते हैं कि जहां पे हमें कॉन्सियसनेस मिलेगा वो 100% लिविंग है, जिसके अंदर कॉन्सियसनेस है। जिसके अंदर कॉन्सियसनेस नहीं है वो 100% नॉन लिविंग है, ये हम कह सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स में आपने देखा ऑलरेडी कि मैंने बताया, अगर अभी गर्मी बढ़ जाए तो मैं बहुत ही हल्के कपड़े पहनूंगा। वहीं ठंडी अगर आ जाए तो मैं बहुत सारे वुलन कपड़े पहनूंगा, है ना, ऊन के बने हुए कपड़े जो होते हैं उनको सबको पहनेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये हो गया। प्लांट्स में जो एग्जांपल होता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं लिख देता हूँ। देखो ऐसे मान लेते हैं, ये एक पॉट है, एक घड़ा है मान लेते हैं ये, फिर इसमें हमने क्या किया, मिट्टी भरी और एक पेड़ लगा दिया, ठीक है। ये हमने एक पेड़ लगा दिया इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा छोटा बनाना था मुझे एक्चुअली, इसको फिर से बना लेते हैं इरेज करके हम, या अगले पेज में बना लेते हैं, इस पेज में वैसे भी जगह कम है ना। इस एग्जांपल को नेक्स्ट पेज में लिखते हैं।
ये एक कमरा है, ठीक। ये एक कमरा है, और इस कमरे में आपने यहाँ पे एक गमला रखा है, और उस गमले में मिट्टी भर के उसमें पेड़ लगा दिया, ठीक है। तो ये पेड़ है जो कि इस गमले से उगा हुआ है, ठीक। अब आपने यहाँ पे एक झरोखा खोल रखा है, और इसी झरोखे से एक खिड़की खोल रखी है मान लो, और इसी खिड़की से धूप अंदर आती है, ठीक है। यहाँ से धूप अंदर आ रही है। तो ये जो पेड़ होगा वो क्या करेगा, धीमे धीमे अपनी फूल को और अपनी पत्तियों को जिधर धूप आ रही है उधर की ओर मोड़ देगा। तो कुछ टाइम बाद देखेंगे अगर आप इस पेड़ को, तो पेड़ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक सेकंड। पेड़ कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। पत्तियां उसकी ऐसी रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पेड़ क्या किया, पेड़ ने सेंस किया लाइट को, मतलब पेड़ अवेयर है कि लाइट किधर से आ रही है, और इसी को हम क्या कहेंगे, कॉन्शियसनेस कहेंगे, ठीक। तो जिधर से आ रही है पेड़ उधर मुड़ गया, इसी को हम कॉन्शियसनेस कहेंगे। पेड़ों में ये देखा जाता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है पेड़ों में, जिसको कहते हैं फोटो पीरियड। फोटो पीरियड क्या होता है, कितने समय तक सनलाइट मिल रही है किसी प्लांट को, उसको कहते हैं फोटो पीरियड। जैसे गर्मी में देखो तो गर्मी में दिन बड़ा होता है, तो लंबे टाइम तक के लिए सनलाइट मिलती है। ठंडियों में दिन छोटा होता है, तो कम टाइम के लिए सनलाइट मिलती है। अब जो फोटो पीरियड होता है, कुछ फूल आपने देखे होंगे जो ठंडियों में सिर्फ ठंडियों में ही खिलते हैं। कुछ ऐसे फूल आपने देखे होंगे जो कि सिर्फ गर्मियों में खिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फोटो पीरियड होता है ये फूल के रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो फोटो पीरियड जो है, इसको हम लिख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ लाइट, है ना, ऑफ लाइट। मतलब लाइट कितने समय तक किसी प्लांट को मिल रही है, तो उसी को हम कहते हैं फोटो पीरियड। फोटो पीरियड अफेक्ट्स फ्लावरिंग इन सीजनल ब्रीडर्स। जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं या जो सीजनल एनिमल्स होते हैं जो कि किसी एक सीजन में ही ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम सीजनल ब्रीडर कह रहे हैं। तो जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं वो चाहे फ्लावर हो चाहे प्लांट हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्लावरिंग की जगह कुछ और लिख देते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग तो सिर्फ मतलब प्लांट के लिए यूज होती है ना। यहाँ पे रिप्रोडक्शन लिखो, क्योंकि फ्लावरिंग टर्म सिर्फ प्लांट के लिए यूज होता है, जबकि यहाँ रिप्रोडक्शन लिखते हैं। प्लांट और एनिमल दोनों की बात हो रही है। कई एनिमल्स भी आप देखते हैं वो एक सीजन में ही ब्रीड करते हैं, है ना। वो ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ एक सीजन में ब्रीड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो फोटो पीरियड होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी एक तरह का किसका एग्जाम्पल है, कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं आर ओनली एनिमल्स, ओनली ऑर्गेनिज्म that have self consciousness, have self consciousness। ह्यूमन बींग्स एक अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। अब यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब वो अपने बारे में अवेयर रहते हैं, सराउंडिंग के बारे में तो रहते ही हैं, अपने आसपास के बारे में तो रहते ही हैं, लेकिन अपने बारे में अवेयर होते हैं। जैसे कि अगर आप धीमे धीमे आपको खाना ज्यादा मिलता रहे, तो धीमे धीमे आप मोटे होते जाएंगे, और जब आप मोटे हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वेट ज्यादा हो गया, अब हमें कम करना चाहिए, तो आप एक्सरसाइजिंग शुरू कर देंगे वेट कम करने के लिए। इस लेकिन अगर आप एक मच्छर को देखें, आप मच्छर को अगर खून पीने दो तो खून पीता चला जाएगा, ठीक है, वो रुकेगा नहीं। जब तक उसकी खत्म हो जाएगी कैपेसिटी एकदम, तब तक वो रुकेगा नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता वो मोटा हो रहा है क्या हो रहा है। तो ह्यूमन बींग्स एक अकेले ऐसे हैं जिनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है, वो अपने आप को रेगुलेट करते रहते हैं, और
एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप रोज सुबह उठते हैं, शीशा देखते हैं, अपना बाल वाल झाड़ते हैं, सही करते हैं, चेहरा सही करते हैं, ठीक है, कि सुंदर लगे। ठीक है, लेकिन बाकी कोई ऑर्डर्स में ऐसा है आपको कि हाँ सुबह उठा, पहले शीशा देखा, शीशा देख के उसने फिर अपने बाल वाल संवारे, फिर उसके बाद मुंह धुला, ठीक है, उसके बाद घर से बाहर निकल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस रहती है, वो अपने बारे में भी अवेयर रहते हैं कि हम कैसा दिख रहे हैं, हम कैसे मोटे हो रहे हैं या फिर पतले हो रहे हैं, हमारे दांत खराब हो रहे हैं तो हम 2 बार मंजन करेंगे आज से। ठीक है, ये सारी चीजें किसके एग्जाम्पल है? सेल्फ कॉन्शियसनेस के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है, ये ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ ना। हाँ, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, तो ये 5 चीजें हो गई, और यही 5 चीजों के बेसिस पे हम बताते हैं कोई चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। लेकिन कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, कभी कभी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, जहां पे हम बता नहीं पाते कि लिविंग कह दें कि नॉन लिविंग कह दें। जैसे अ पर्सन इन कोमा, इन कोमा, एक इंसान है जो कि कोमा में है, कोमा में चला गया है। ठीक है, अब कोमा में जब कोई इंसान होता है तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रहती है, कॉन्शियसनेस भी नहीं रहती है। ठीक है, आप उसको मारोगे या फिर आप उसको सुई चुभोगे तो कुछ नहीं करेगा, कोई भी उसके अंदर से रिएक्शन नहीं आएगा। तो एक इंसान जो कि कोमा में है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस खत्म हो गई। अब क्योंकि कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है, और जिसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे? वो जिंदा नहीं है। तो एक इंसान अगर कोमा में है तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, तो मतलब वो मर गया है। लेकिन ऐसा सही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म है, उसके अंदर रिएक्शन चल रही है। तो पर्सन, अगर एक आदमी कोमा में है तो उसके अंदर एक डिफाइनिंग फीचर है लेकिन एक नहीं है। तो यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि इंसान सही में जिंदा है या फिर नहीं जिंदा, क्योंकि एक डिफाइनिंग फीचर उसके अंदर पाया जा रहा है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को देखते हुए हम 100% कह सकते हैं कि ये जिंदा है। लेकिन एक डिफाइनिंग फीचर उसके अंदर नहीं पाया जाता है, जो कि है कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये मर गया है। तो एक इंसान अगर कोमा में है तो हम उसको सही से डिफाइन नहीं कर पाते हैं, कांट क्लियरली डिफाइन, क्लियरली डिफाइन हिज लिख लो या हर लिख लो, कोई भी इंसान हो, हर स्टेट ऑफ लाइफ, मतलब वो जिंदा है या फिर यह नहीं है जिंदा, ये चीज हम उस समय सही से डिफाइन नहीं कर सकते। तो वहां पे हम कई टर्म का यूज कर सकते हैं कि हाँ, जैसे ब्रेन डेड हो गया पर्सन, हम इस तरीके से बोलते हैं कि उसका ब्रेन डेड हो गया है। ठीक है, और ब्रेन नहीं है तो कॉन्शियसनेस नहीं होगी। ठीक, तो इस तरह के टर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है। ठीक है, तो एक सेक्शन हमारा पूरा इस चैप्टर का खत्म हो गया। अब हम दूसरा सेक्शन शुरू करते हैं, जो कि है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर से पहले एक पॉइंट और है, एक सेकंड जो, उसके पहले भी एक पॉइंट है। अच्छा ये बताओ बच्चों, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, है ना। बहुत ही गंदी लाइन है। अच्छा, क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग फीचर है, यानी हम लोग सेल से बने हैं। ठीक है, तो हम लोग बने हैं सेल से, मैं यहाँ पे सेल लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, सेल आपस में मिलती है तो क्या बनता है? टिश्यू, है ना। सेल आपस में मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, सेल के अंदर क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल होते हैं। वो सेल ऑर्गेनल्स क्या है? आपस में काम करते हैं तो सेल बनती है ना। सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारे। ठीक है, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इनमें कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट देख लो, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है? एक तरह का मॉलिक्यूल है ना। तो मॉलिक्यूल से मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर काम करते हैं तो सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आपस में मिलकर काम करते हैं तो सेल बनता है। सेल आपस में मिलकर काम करती है तो टिश्यू बनता है। ठीक है, अच्छा, ये दो टर्म है आपस में मिलकर काम करना, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इंट्रैक्शंस। जब मॉलिक्यूल्स में इंट्रैक्शन होता है तो सेल ऑर्गेनल बनता है, इंट्रैक्शंस। ठीक, जब सेल ऑर्गेनल्स में इंट्रैक्शंस होते हैं तो सेल बनती है, इंट्रैक्शन। और जब सेल में इंट्रैक्शंस होते हैं तो टिश्यू बनता है।
तो क्या ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना इंटरेक्शन के बन सकता है? नहीं, बिना इंटरेक्शन के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता है। मॉलिक्यूल्स जो है वो अ, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं। जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके सेल बनाते हैं, और जो सेल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके टिश्यू बनाती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे सेल की बात करते हैं। क्या अमीबा एक सेल से बना होता है? सिर्फ एक सेल होती है अमीबा के पास, ठीक है। क्या अमीबा अकेले रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। एक अकेला सेल का बना हुआ है, लेकिन वो अकेले आसानी से रह सकता है, ठीक। तो जो सेल है वो अकेले सरवाइव कर सकती है, अकेले जिंदा रह सकती है, हम ये बोल रहे हैं। अकेले जिंदा रह सकती है, रह सकती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। हर सेल अकेले नहीं रह पाती है, लेकिन कई सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे आपने अमीबा देखा, अमीबा अकेले जिंदा रह सकता है, तो सेल अकेले जिंदा रह सकती है। अब सेल ऑर्गेनेल की बात करें। जैसे सेल ऑर्गेनेल में बात कर लेते हैं राइबोसोम की। एक सेकंड रुक जाओ, अच्छा। जैसे बात करते हैं राइबोसोम की। जो राइबोसोम है ये प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। सेल के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 8 आएगा, उसमें पढ़ेंगे। तो राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन क्या राइबोसोम अकेले जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, राइबोसोम अकेले जिंदा नहीं रह सकते। तो सेल अकेले जिंदा रह सकती है, लेकिन राइबोसोम अकेले जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कांट सरवाइव। अच्छा, हर चीज आपको लिखनी नहीं है, मैं बताऊंगा आपको क्या लिखना है, ठीक है। वैसे अभी तक तो सभी लिखना था, लेकिन ये सब नहीं लिखना, अकेले जिंदा रह सकते हैं या नहीं। तो राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन बनाते हैं, इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन ये अकेले नहीं जिंदा रह सकते, कांट सर्वाइव ऑन इट्स ओन, ठीक है। राइबोसोम खुद एक प्रोटीन से बना होता है। तो राइबोसोम के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन है। अभी आप ये बताइए मुझे, क्या प्रोटीन जो है वो प्रोटीन को बना सकता है? नहीं बना सकता। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों रहता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब जैसे आरएनए हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको चाह रहा हूँ समझो, थोड़ा सा 2 मिनट रुको, ठीक है। हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल में जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो क्या प्रोटीन अकेले जो है प्रोटीन को बना सकता है? नहीं बना सकता। न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रोटीन को बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता। लेकिन जब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड आपस में मिल जाते हैं और उनसे राइबोसोम बनता है, तो राइबोसोम प्रोटीन को बना सकता है, ठीक। तो हम ये देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स जो काम नहीं कर सकते हैं वो काम सेल ऑर्गेनल कर सकता है। तो बच्चों यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं कि जो काम सेल ऑर्गेनल कर सकता है वो मॉलिक्यूल्स नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज हमने देखी। अब यहाँ पे देखो, राइबोसोम जो है क्या अकेले रह सकता है? नहीं रह सकता। लेकिन यही राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और जो भी सेल ऑर्गेनल है सब मिल जाएं तो क्या वो सेल बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे। और क्या सेल अकेले रह सकती है? बिल्कुल रह सकती है। तो सेल ऑर्गेनल्स अकेले नहीं रह सकते, लेकिन सेल अकेले रह सकती है। तो ये चीज यहाँ पे एनसीईआरटी ने बताया है कि जो मॉलिक्यूल जो जो प्रॉपर्टी सेल में होगी वो सेल ऑर्गेनल के अंदर नहीं होगी, और जो प्रॉपर्टी सेल ऑर्गेनल के होगी वो मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होगी। और ऐसा होगा क्यों? क्योंकि इंट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। जब भी इंट्रैक्शन होगा तभी कोई चीज अच्छी चीज बनेगी, ठीक। तो यहाँ पे इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रॉपर्टी सेल में है वो सेल ऑर्गेनल्स में नहीं होगी। सेल में क्या प्रॉपर्टी है? अकेले जिंदा रह सकती है। सेल ऑर्गेनल में क्या प्रॉपर्टी है? अकेले जिंदा नहीं रह सकती, ठीक। जो प्रॉपर्टी सेल ऑर्गेनल में है वो मॉलिक्यूल्स में नहीं होगी। जैसे सेल ऑर्गेनल जैसे राइबोसोम प्रोटीन बना सकता है, मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ये प्रोटीन नहीं बना सकते। तो जब तक इनका इंट्रैक्शन नहीं होगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स का जब तक इंट्रैक्शन नहीं होगा तब तक कोई सेल ऑर्गेनल नहीं बनेगा, और सेल ऑर्गेनल कोई काम नहीं कर पाएगा। जब तक सेल ऑर्गेनल्स आपस में साथ मिलकर नहीं काम करेंगे तब तक सेल नहीं बनेगी। और अकेले सेल जो है वही जिंदा रह सकती है, सेल ऑर्गेनल्स अकेले जिंदा नहीं रह सकते। ऐसे ही जो प्रॉपर्टी टिश्यू की होगी वो सेल के अंदर नहीं होगी।
और रीजन क्या है, क्योंकि इंटरेक्शन मिसिंग रहता है। अगर आपने 10 सेल लाई और 10 सेल अलग अलग रख दिया, 10 सेल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं, तो फिर टिश्यू नहीं बन पाएगा। लेकिन वही 10 सेल अगर आपस में आपने मिला दी तो एक टिश्यू बन सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉपर्टी टिश्यू की होगी वो सेल में नहीं होगी, जो सेल की प्रॉपर्टी होगी वो सेल ऑर्गेनल्स में नहीं मिलेगी, और जो सेल ऑर्गेनल्स की प्रॉपर्टी होगी वो मॉलिक्यूल्स में नहीं मिलेगी। और रीजन क्या है, इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन ना होने की वजह से ये होगा। ठीक। ठीक है, अब ये पॉइंट हम हटा देते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया है, अकेले जिंदा वाला पॉइंट। यहाँ पे रेस करना भी बहुत ही टफ है यार। मतलब काफी लंबा टाइम लगता है रेस करने में, है ना। लिखना आसान है, रेस करना टफ है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई ना, इंट्रैक्शन क्यों जरूरी है। बिना इंट्रैक्शन के आपकी प्रॉपर्टीज नहीं निकल सकती हैं, कई काम नहीं हो सकते हैं इंट्रैक्शन के बिना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको। इंट्रैक्शंस। अब ये इंट्रैक्शन किसी के भी बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में, सेल ऑर्गेनल के बीच में, सेल के बीच में, टिश्यूज के बीच में, इंट्रैक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए इंट्रैक्शन चाहिए, इंट्रैक्शन जरूरी है ना। ये चीज मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड। अब एक पोर्शन हमारा खत्म हो गया एकदम अच्छे तरीके से। अब हम दूसरे पोर्शन पे आ जाते हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब लिविंग, है ना। कोई चीज जो लिविंग होती है उसके लिए टर्म हम बायो यूज कर सकते हैं। क्या लिख रहा हूँ, डाइवर्सिटी। कोई चीज जो लिविंग होती है उसके लिए टर्म हम बायो यूज करते हैं। डाइवर्सिटी मतलब होता है अलग अलग तरह की, तो अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी ऑर्गेनिज्म, पेड़ आ सकते हैं, ठीक है, इंसान आ सकते हैं, जानवर आ सकते हैं। भाई इंसान तो जानवर ही है, ऑर्गेनिज्म, है ना। नहीं, इंसान और जानवर में बहुत फर्क होता है ना। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, मतलब अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होना। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी कितनी है लगभग, तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज इस समय अर्थ पे पाई जाती हैं। मिलियन स्पीसीज आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। स्पीसीज मतलब कोई भी एक तरह का, जो भी आपको जीव जंतु दिख रहा हो, कोई भी एक तरह का, उसको हम स्पीसीज कह सकते हैं। ठीक है, आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। पृथ्वी पे इस समय 1.7 से 1.8 मिलियन, इसको आप लाख में कह सकते हैं, 17 से 18 लाख स्पीसीज जो हैं पृथ्वी पे इस समय पाई जाती हैं। और ये एक बायोडाइवर्सिटी है। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह के। तो 17 से 18 लाख अलग अलग तरह के हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स और बाकी चीजें हैं। ठीक है, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर क्यों जरूरी होता है। देखो, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, मेरे यहाँ उसको कुछ और नाम दिया जाता है, अगर मैं किसी देश, दूसरे देश में चले जाऊँ, उसको कुछ और नाम दिया जाता है। तो इसके वजह से जो साइंटिस्ट है थे, जो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, उन्हें आपस में इंटरेक्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात पता नहीं, मतलब जो सामने वाला साइंटिस्ट हो सकता है वो वही उसी की बात कर रहा हो, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है, तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
तो नॉमेनक्लेचर इसीलिए जरूरी होता है। तो नॉमेनक्लेचर में क्या किया जाता है कि ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के बेस पे वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, कहाँ पे पाया जाता है, इन चीजों के बेसिस पे उसको एक नाम दिया जाता है। और वो नाम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहता है, मतलब वो नाम हर जगह यूज किया जाता है, ठीक है। खासकर जहाँ पे साइंटिफिक बातें हो रही हो, लोकल में नहीं, साइंटिफिक बातें जहाँ पे हो रही हो वहां पे वो नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? गिविंग नेम्स, है ना, गिविंग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम्स, accepted names to all living organism। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम देना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अच्छा, नॉमेनक्लेचर के लिए एक चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज होती है कि मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमको नाम देना है, तो नाम हम किस बेसिस पे देंगे? उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, वो किस तरीके से है, 2 पैर हैं कि 4 पैर हैं, किस तरीके से, ठीक है। कैरेक्टर्स के बेसिस पे वो कहाँ पाया जाता है, कैसा है, क्या साइज है, इन चीजों के बेसिस पे। तो मतलब हम उस जानवर की, मान लीजिए किसी जानवर की हम नाम देना चाह रहे हैं, तो उस जानवर के बारे में हमें चीजें पता होनी चाहिए, और इसी के लिए हमें आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी होता है, ठीक है। तो टू नेम एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए, हाँ ठीक है, टू नेम एन ऑर्गेनिज्म वी मस्ट क्लियरली डिस्क्राइब इट, हमें उसको अच्छे से क्लियरली डिस्क्राइब करना चाहिए, ठीक है। अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्राइब इट, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को देखना, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना, जिससे कि हम उसको आसानी से नाम दे सकते हैं, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। आज राइटिंग कुछ खराब, ज़्यादा खराब हो रही है, कल ज़्यादा ठीक थी। आइडेंटिफिकेशन, है ना। तो किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए हमें अच्छे से उसको डिस्क्राइब करना होता है, इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन जरूरी होता है नॉमेनक्लेचर के लिए, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक रूल तैयार किया, एक पूरा सेट तैयार किया रूल्स का, और बोला कि इसी के अकॉर्डिंग नाम देना है, ठीक है। तो जो प्लांट्स के लिए रूल तैयार किया गया उसको हम कहते हैं आईसी, एक सेकंड, आईसीबीएन। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। क्या हो रहा है ये? बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये इसका फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और ये किस लिए होता है? क्योंकि देखो टर्म जो होता है बॉटनी, बॉटनी जो टर्म होता है ये प्लांट्स के लिए यूज होता है। तो ये एक बेसिकली एक बुक है, उसमें रूल्स लिखे हुए हैं, उसी रूल के अकॉर्डिंग हमें नाम देना होता है, ठीक है। तो ऐसे, अच्छा यहाँ पे एक काफी ज्यादा फेमस मतलब वो है कि यहाँ पे ऑफ होगा या फिर फॉर होगा। कई लोग बोलते हैं ऑफ होगा या कई लोग बोलते हैं फॉर होगा, लेकिन एनसीईआरटी की बुक मैंने देख रखी है, कई एनसीईआरटी बुक मैंने देख रखी है, उसमें सब में फॉर लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आपको कभी ये नहीं बोला जाएगा एग्जाम में कि चूज करो ऑफ होगा या फॉर होगा, ये आपके लिए कभी नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने माइंड मैप भी बनाया था, उसमें भी लोगों ने कमेंट किया कि ऑफ की जगह फॉर होगा, फॉर की जगह ऑफ होगा। मैंने फॉर लिखा था, उन्होंने बोला ऑफ होगा, तो मैंने चेंज कर दिया। लेकिन मैं बताऊं, यहाँ पे आपको कभी पूछा नहीं जाएगा कि ऑफ होगा या फॉर होगा, क्योंकि
कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यहाँ पे इंटरनेशनल कोड है, एक तरह का कोड है, मतलब एक तरह का रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स हैं जिससे कि प्लांट्स का नाम दिया जाता है, ठीक। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, आपका मन हो ऑफ लिखने का है तो ऑफ लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि कई टीचर सजेस्ट करते हैं ऑफ लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको नीट में कभी एग्जाम नहीं आएगा, नीट एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि यहाँ पे ऑफ होना चाहिए या फॉर होना चाहिए। मैं फॉर लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी एनसीईआरटी जो है उसमें फॉर लिखा हुआ है, ठीक। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इट इज यूज्ड टू गिव साइंटिफिक नेम। इन नाम को हम साइंटिफिक नेम कह सकते हैं, ठीक है। नेम टू प्लांट्स, प्लांट्स के लिए यूज होता है। अच्छा, एनिमल्स के लिए कौन सा होता है? एनिमल्स के लिए होता है ICZN। ICZN क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और ये क्यों यूज होता है? जहां पे वर्ड जू आ जाए। जू मतलब होता है एनिमल्स के लिए, या फिर ऐसी चीजें जो कि मूव कर सकते हैं, जैसे प्लांट्स है वो तो चल नहीं सकती हैं। तो जब जो टर्म यूज किया जाता है जू, जू वर्ड जहां पे आता है मतलब वो ऐसी चीज है जो कि चल सकती है, तो यहाँ पे एनिमल्स के लिए बात हो रही है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू गिव साइंटिफिक नेम्स। क्या हो रहा है? गिव साइंटिफिक नेम्स नेम्स टू एनिमल्स। एनिमल्स के लिए ICZN यूज किया जाता है, ठीक। अगेन यहाँ पे जो फॉर है इसकी जगह से आप अगर मन कहेगा अगर आपका ऑफ लिखने का तो आप ऑफ लिख सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम में आपको चूज करने के लिए कभी नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ICBN और ICZN हो गया। अब हम नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स देख लेते हैं। तो इस समय जो नॉमेनक्लेचर के लिए हम यूज करते हैं, जो जो नेम यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, बहुत क्वेश्चन आया है इससे नीट में, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना। जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जैसे कि टर्म सजेस्ट कर रहा, बाई, बाई मतलब दो, नॉमियल मतलब नेम। तो यहाँ पे जो नाम होते हैं उनमें दो शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। ये अच्छा, ये पहले किसके द्वारा दिया गया था ये भी लिख लेते हैं। ये दिया गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा। कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा ही ये नॉमेनक्लेचर दिया गया था। और इसमें दो टर्म यूज होते हैं, यूजेस टू वर्ड नेम्स। दो वर्ड्स यूज करते हैं नेम में, जिसमें से जो पहला वर्ड होता है वो होता है जीनस। जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड जो होता है ये होता है, जो जीनस होता है उसका, ऑर्गेनिज्म का, वो पहला वर्ड यूज किया जाता है। और जो दूसरा वर्ड होता है वो होता है स्पीसीज। तो उस ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज जो है
वो दूसरा वर्ड होता है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं। एग्जांपल है मैंजीफेरा, सबसे फेमस एग्जांपल, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक, मैंजीफेरा इंडिका, ये एक साइंटिफिक नेम है। अब यहाँ पे जो मैंजीफेरा है ये जीनस है, ये आम का साइंटिफिक नेम है, ठीक है, मैंगो का, वो भी इंडियन मैंगो का है ना, मैंगो का साइंटिफिक नेम है। ठीक, तो यहाँ पे जो मैंजीफेरा टर्म है ये जीनस है, ठीक है, आम का ये जीनस है, और जो इंडिका टर्म है ये आम की स्पीसीज को शो करता है। ठीक, तो मैंजीफेरा इंडिका ये मैंगो का नाम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि कुछ रूल यूज किए जाते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में नाम लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम रूल की लिस्ट पूरी देख लेते हैं। पूरी क्या, तीन चार रूल्स हैं जो कि हमें याद करने होंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस भी बन चुके हैं नीट में, तो अच्छे से याद करना। जैसे कि पहली चीज, लेटिन लैंग्वेज यूज की जाती है, लेटिन लैंग्वेज इज यूज्ड। अच्छा, क्या फायदा है लेटिन लैंग्वेज यूज करने का? लैंग्वेज, क्या हो रहा है ये, लैंग्वेज इज यूज्ड, क्या फायदा है लेटिन लैंग्वेज यूज करने का? तो जो लेटिन लैंग्वेज है ये एक तरह की डेड लैंग्वेज कही जाती है। डेड इसलिए कही जाती है क्योंकि अब इसको कोई बोलता नहीं है। ठीक है, अच्छा, कोई बोलता नहीं है तो इस वजह से इस लैंग्वेज में ज्यादा चेंज नहीं होता है। जैसे कि कोई भी लैंग्वेज अगर बोली जाती है, लगातार लोग उसको बोलते रहते हैं, तो उसमें कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, लगातार चेंज देखने को मिलता है। लेकिन जो लैंग्वेज अब बोली नहीं जाती है उसमें चेंज नहीं देखने को मिलता है, तो ये कांस्टेंट रहते हैं लैंग्वेज, इसी वजह से आज सही रहता है, जो नाम दिया जाता है वो लगातार बना रहता है। ठीक है, दूसरा टर्म है, दूसरा मतलब वो है, रूल है, जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, अच्छा जीनस को आप जेनरिक नेम भी कह सकते हैं, है ना, तो कभी कभी जेनरिक नेम लिखा होता है जीनस के जगह पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाए आप, जेनरिक नेम। ठीक है, तो जो पहला लेटर होता है जीनस का इज रिटन इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। जैसे कि अगर आप मैंजीफेरा इंडिका को देखो तो मैंने एम जो है वो कैपिटल में लिखा है। ठीक है, एम कैपिटल में लिखा है क्योंकि यहाँ पे रूल है, जो जीनस होता है उसका पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाता है। वाइल स्पीसीज, अच्छा स्पीसीज को कभी कभी स्पेसिफिक एपिथेट लिखते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, वाइल स्पीसीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, छोटे लेटर से शुरू होता है। और इसीलिए आप देखिए यहाँ पे इंडिका का आई मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, तो आप जीनस का पहला लेटर इस कैपिटल लिखेंगे, और जो स्पेसीज का पहला लेटर है ये आप स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा रूल हो गया। तीसरे रूल पे आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा रूल क्या है? बोथ वर्ड्स आर सेपरेटली, सेपरेटली अंडरलाइंड, अंडरलाइंड व्हेन हैंड रिटन। अगर हाथ से लिखे जाएंगे
तो दोनों वर्ड्स जो हैं वो अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन किए जाएंगे, ठीक है। तो मैंने हाथ से लिखा है, तो इसी वजह से देखो मैंने मैंजीफेरा को अलग अंडरलाइन किया है और इंडिका को अलग। तो दोनों वर्ड्स को हमें अलग अलग अंडरलाइन करना है जब भी हमें हाथ से लिखना है। और जब हमें टाइप करना है तो हमें इसको इटैलिक्स में टाइप करना है। इटैलिक्स मतलब टेढ़े अक्षरों में इसको टाइप करना है, ठीक। तो एक तो ये हो गया कि दोनों वर्ड सेपरेटली अंडरलाइन किए जाएंगे व्हेन हैंड रिटन। एंड प्रिंटेड, अगर कहीं पे प्रिंट किए जाते हैं, टाइप करके प्रिंट कराया जाता है, तो उसे इटैलिक्स में, प्रिंटेड इन इटैलिक्स। इटैलिक्स मतलब टेढ़े अक्षरों में प्रिंट कराया जाएगा। तो आगे अगर आप बुक्स देखते हैं, किताबों में जब साइंटिफिक नेम लिखे होते हैं तो टेढ़े अक्षरों में लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा रूल है कि अलग अलग अंडरलाइन करना है या फिर प्रिंट कराते समय इटैलिक्स में लिखना है, उसको इटैलिक्स में प्रिंट कराना है। तीसरा हो गया। चौथे पे आ जाओ। चौथा है नेम ऑफ ऑथर। ऑथर मतलब जिसने सबसे पहले उस नाम को दिया, ठीक है, उस स्पीसीज को पहचाना, उसके बेसिस पे उस नाम को दिया, ठीक है, वो ऑथर हो गया, ठीक। तो नेम ऑफ ऑथर इज रिटन एट एंड। एट एंड या फिर कह लीजिए स्पीसीज के बाद, जो ये हमने स्पीसीज लिखा है, स्पीसीज के आगे लिखा जाएगा, इज रिटन आफ्टर, एक सेकेंड, रिटन आफ्टर स्पीसीज। स्पीसीज के बाद में हम ऑथर का नाम लिखेंगे, लेकिन ऑथर का पूरा नाम हम कभी नहीं लिखेंगे, इन एब्रीविएटेड फॉर्म। एब्रीविएटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, पूरा नाम नहीं लिखेंगे। एब्रीविएटेड फॉर्म, ठीक। तो एब्रीविएटेड फॉर्म में हम लिखेंगे, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये जो मैंने लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, इसको जो साइंटिफिक नेम ये जो दिया था, कैरोलस लीनियस नहीं दिया था। तो इस साइंटिफिक नेम में ये हो गया हमारा जीनस, ये हो गया स्पीसीज, और स्पीसीज के बाद हम ऑथर का नाम लिखते हैं, वो भी शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें लिन लिखना होता है, LINN, ठीक। तो लिन यहाँ पे क्या शो करता है, लीनियस शो करता है। लीनियस मतलब इन्होंने सबसे पहले इस नाम को दिया था, ठीक। तो मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये पूरा नाम है मैंगो का, जो कि लीनियस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये 4 रूल्स आपको याद होने चाहिए। और आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे, बाकी की क्लास कल होगी। तो ये हमारा एक बड़ा पोर्शन खत्म हो गया चैप्टर का। अब जो दूसरा चैप्टर है, मेरे ख्याल से, मतलब सॉरी, दूसरा पोर्शन है जो इस चैप्टर का, ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 लेक्चर लगेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर आज पढ़ा, इसके अलावा नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, और इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, और 3 हमने डिफाइनिंग फीचर्स पढ़े हैं, जो कि है कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, बस इसके आगे हम अगले क्लास में करेंगे। और देखने के लिए धन्यवाद। और अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई सजेशन होगा तो उसको भी कमेंट कर दीजिएगा और मैं देख लूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक, बाय।